वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 13 लगाते हैं जो क्राउन की प्रैक्टिस सेट से ली गई है। सेट नंबर 1 से 12 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो लोग बिहार दरोगा मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की थी तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है आपको बताना है। तो दोस्तों, चैत्य तथा विहार में अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मगध के नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो दोस्तों, डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो दोस्तों, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवान प्रिय की उपाधि से। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसके अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है? तो दोस्तों, वह स्तंभ का नाम है भाबरू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं मगध को सम्राट बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडोकोटस कहा गया था? तो दोस्तों, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा गया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी विवरण में इसकी पहचान सैंडोकोटस से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? तो दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर को भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों, यह उक्ति है चार्वाकों की। ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो,
चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। यह उक्ति है दोस्तों चार्वाकों की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो दोस्तों लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मल्लिक काफूर ने। इस शक्तिशाली साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन के सेना नायक मल्लिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला, जो कि पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, न कि पूर्व मध्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों वह सुल्तान का नाम है सिकंदर लोदी, जो कि अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजक का रचयिता कौन है? तो दोस्तों बीजक का रचयिता है कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो दोस्तों अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो दोस्तों औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह लखनऊ में हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सैडलर आयोग संबंधित था? तो दोस्तों सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो दोस्तों वह संगठन का नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है आपको बताना है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों यह पंक्ति लिखी गई है बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी, क्रमशः 71 व 147। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो दोस्तों वह प्रांत था बंगाल, जहां की अपनी सरकार बनाई थी। 1946 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। यहां एम.के. फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथनों का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है क्लीमेंट एटली को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीम को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था। फिर इसके बाद हुआ था दोस्तों
जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 1919 में हुआ था। फिर दोस्तों इसके बाद हुआ था दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था। और इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो कि अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झंडा गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों झंडा गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12 और उनके नाम है दोस्तों सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर तथा कटिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो दोस्तों हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी हो जाएगा सतलज। अगला प्रश्न देखते हैं, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो दोस्तों संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। संकोश नदी का उद्गम स्रोत भूटान में स्थित हिमालय की श्रेणी है। भारत में प्रवेश करने के उपरांत यह असम तथा पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन बी, केवल कुछ चक्रवात के ही केंद्र में वाष्य उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? तो दोस्तों महाकाली संधि भारत तथा नेपाल के बीच है और दोस्तों यह संधि हुई थी वर्ष 1996 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 1 से मैंगनीज जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से निकेल का उड़ीसा से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से सीसा जस्ता जो कि राजस्थान का प्रमुख स्रोत है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है इडुक्की ताप विद्युत केंद्र जो कि सही दिया गया है। अगला है सबड़ीगिरी जल विद्युत परियोजना, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा।
उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो कथन सही दिया गया है उसका चयन करना है। पहला कथन है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, ड्रेंजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन देखते हैं। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। यानी कि तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब 82.5 देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? तो दोस्तों 6:30 बजेंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर या अंश पर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दिया गया है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। कारण आर दिया गया है, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कृषि मृदाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, कुछ जीवाणु कार्बनिक सल्फर को अकार्बनिक सल्फर में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। सभी के सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं,
जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 53 का आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि 50। 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि 78। अगला प्रश्न देखते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 57 का आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से। 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। और 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का भार होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे पढ़कर बना लीजिएगा। 65 का देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों एंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो दोस्तों प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो दोस्तों इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो। C तथा F यदि C तथा F का संबंध F/9/5 C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा। तो दोस्तों F तथा C का संबंध होगा F/9/5 C + 32। अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो दोस्तों कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है।
तो दोस्तों एक जैव पद्धति जिसमें पराशर ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है वो है सोनोग्राफी। पराशर ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन बी। किसी विलयन में विलयों के वियोग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी की सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रभाव को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से, नीला तोता का कवकनाशी से। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, योसिन का लाल स्याही से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, जिंक फास्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटनाशी में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम हो जाएगा, पहले होगा मीथेन, फिर हाइड्रोजन, फिर साइनाइड, फिर नाइट्राइल, फिर एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए दिया गया है फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर दिया गया है फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीएनजी है। तो दोस्तों सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो दोस्तों साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल का। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई थी? तो दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी आईजी मान ने। कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी आईजी मान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो
फ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। आपको क्रम में सजाना है, बड़ा से छोटा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक योगदान है CO2 का, उसके बाद है CH4 का, फिर N2O का, फिर CFCS का। CO2 का योगदान है दोस्तों 26%, CH4 का योगदान है 4%, N2O का परसेंट है 1.5% और जल वाष्प का परसेंट है 60%। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो दोस्तों दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जिसका कि परसेंट है 65%। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि दोस्तों जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो दोस्तों एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? तो दोस्तों पीत का संचय होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न देखते हैं। एंथोफोबिया निम्न का डर है? तो दोस्तों एंथोफोबिया डर है पुष्पों का, जबकि साइनोफोबिया है कुत्तों का डर तथा पायरोफोबिया है अग्नि का डर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो दोस्तों वह ऊतक का नाम है फ्लोएम, जो कि उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया था। तो दोस्तों यह कथन दिया गया था बी डोनहम के द्वारा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दोस्तों दिया गया था बी डोनहम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। फ्रांसीसी नहीं होगा, इसके स्थान पर दोस्तों पुर्तगाली होगा। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, वह अनुच्छेद कौन सा है बताना है। तो दोस्तों भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु तो दोस्तों एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो कथन सही है वह है ऑप्शन बी। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एक सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस में
उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, यह प्रतिबंध लगाया गया है संविधान का 52वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 में हुआ था। और अनुसूची पूछा जाएगा तो 10वीं अनुसूची होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है अंडोरा। 2020 में अंडोरा ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 190वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यों को राज्यपाल, जबकि राज्यों का मुख्यमंत्री होता है, सभी कैबिनेट मंत्री होता है तथा योजना आयोग के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। टाटा EIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, टाटा EIA ने लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का C में ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में हुआ है? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीमागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो दोस्तों, वह राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य की सीमागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है?
तो दोस्तों डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 2021 का विषय था वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभाल लिया है टी रविशंकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों असम राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो दोस्तों देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है इटली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों वह राज्य है लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को
मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई है? तो दोस्तों, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के समस्तीपुर जिले से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी? तो दोस्तों, वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में पटना में हुई थी, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है सड़कें तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, वह किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद है? तो दोस्तों, वह लोकसभा से मुंगेर जिले से सांसद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 75 से 90% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर हुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, वह योजना का नाम है अपनी क्यारी अपनी थाली। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर हुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है? तो दोस्तों, वह देश है म्यांमार। म्यांमार देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ब्स की तरफ से जारी 1000 पावरफुल वुमेन लिस्ट के निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एंजेला मर्केल को।
अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 50,735 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने रुपए करोड़ का व्यय किया गया है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर व्यय किया गया है 37,529 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। तो दोस्तों वह जिला है शिवहर। बिहार का शिवहर जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? तो दोस्तों गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु समझौता हुआ था 1959 ईस्वी में। यह परियोजना भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ तथा 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में और उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान तृतीयक क्षेत्र का रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों शीर्षक को नाम दिया गया था सर्वोदय। महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को नाम दिया था सर्वोदय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शामिल है? पहला है 50 लाख रुपए का बीमा कवर। तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अगला है 1 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें। तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है 5 किलोग्राम गेहूं या चावल का प्रावधान। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फायर आइस क्या है?
तो दोस्तों फायर आइस है मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस के नाम से भी जाना जाता है। इसे समुद्र तल से निकाला जा सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया है। थैंक यू।